बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कौम मुल्क की खिदमत करने वाले और उजाड़ने वालों का मवाजना करे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की जो है लीगी अरकान सेनेट से भी मुलाकात हुई और मुलाकात में जो है मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर बहस आया, जिस पर नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई को मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट उन्होंने करार दिया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सवात में जलसा भी किया गया। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि आईन और कानून के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, बानी पीटीआई जल्द आवाम के दरमियान होंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, डॉन अखबार के मुताबिक जो है ये कहा जा रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात में 2024 में होने वाली जो पेचीदियाँ थी उसको का जो जिम्मेदार है अदालती निज़ाम को कहा है। ये जी एक बाकी तो बातें ज़ाहिर है सियासी बयानात हैं। जलसा भी हुआ है आज जो केपी में, उससे ख़िताब किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो अपोजिशन का अलायंस है, और नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी के रहनुमाओं से बात की है। लेकिन ये जो ख़बर है, हमने अभी आज तकरीबन तमाम रोज़ कोशिश की कि इसकी कोई वजाहत आए अदालत की जानिब से मज़ीद कोई, क्योंकि ये डॉन अखबार अगर हम दिखा सकें यहाँ पे अपने नाजरीन को, तो ये डॉन अखबार का जो बैक पेज है इसमें ये आज ये ख़बर है, और उसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो टॉप जुडिशरी, अच्छा इसमें वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका ये कहना है कि जब ये वो फॉर्मर जो देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी वो ये कह रहे हैं कि जब ये वो वक्त है जब गालिबन बंदयाल साहब की तरफ उनका इशारा हो रहा है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जब वो थे तो ही वेंट टू देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जुडिशल ऑफिसर्स दे दें परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ एज DROs एंड ROs, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी पुरानी चीफ जस्टिस साहब की तरफ। और फिर वो जो अल्फाज हैं उनके, वही पॉइंटेड आउट कि ब्यूरोक्रेसी हैड बिन टास्क, ब्यूरोक्रेसी को दे दिए गए बजाय इसके कि अदालती। अच्छा उस वक्त ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जी जो अदालत थी, क्योंकि बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था इलेक्शन डेट पे और सारा मामला, तो ब्यूरोक्रेसी हैज़ बिन टास्क विद होल्डिंग इलेक्शंस ट्वाइस in 1977 and 2024 and on both times they failed Pakistan। अच्छा अभी डॉन में ये जो रिमार्क्स हैं ये कल उनके जो बात हो रही थी, जब एक समात हो रही थी उस हवाले से फैसल चौधरी साहब वहाँ पे थे और वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने दलाइल दे रहे थे, तो वहाँ पर फिर ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बात की। देखें अब इसमें जो है ये मैं नहीं जानता कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, क्योंकि जाहिर है कि ये उस वक्त के एक बहुत तनाव, वो ये वो दौर है जब आप समझें कि ये यानी देन चीफ जस्टिस, अगर मैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब की इस बयान को मैं जो है वो इसको समझूं, तो ये इस तरह से हो रहा था कि जी इलेक्शंस कौन करवाएगा, और उस वक्त जो है वो गालिबन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है, अच्छा ये ख़बरें थोड़े थोड़े वक्फ़ों से एक आप समझ लें कि एक ख़बर के तौर पे ये मुस्तकिल मेन स्ट्रीम मीडिया पे आती रही हैं, लेकिन वो एक इकट्ठे होके इस शक्ल में उन्होंने बात की, ये आती रही हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर ने रब्ता किया उनके पास, मतलब ये, लेकिन वो इतना चूँकि हिजान था उस वक्त इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे, केयर टेकर, बहुत इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें वो छोटी छोटी जो ख़बरें हैं कि जी इलेक्शंस के लिए ब्यूरोक्रेसी होगी या जुडिशल, तो अदालतों की तरफ से ये बात आ रही थी कि जी इतना इस वक्त इसमें जो है वो एक तनाज़ा खड़ा होगा कि हम अपने अमले को नहीं देना चाह रहे कि जी वो जाए और जाके इलेक्शंस करवाए। उस वक्त ये मौक़िफ़ था जो अदलिया है उनका कि भाई हम तो नहीं करवा रहे, तो और हमारे पास लोग भी कम है, स्टाफ भी कम है, तो इसको जो है, और वो ट्रेनिंग का टाइम, और मतलब है कि 90 दिन वाली बात थी, फिर 60 दिन वाली बात थी, तो ये सारा, तो उस वक्त ये हुआ कि जी इलेक्शंस जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी ने करवा लिए।
अब ब्यूरोक्रेसी ने करवा लिए इलेक्शंस, तो अब वो उसके बाद वो 45-47 का एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चूँकि अब इसकी वो ज़ाहिर समातें होनी है, सब कुछ होना है, तो इस मरहले पे उनका ये कहना कि जी ये जो पेचीदगियाँ पैदा हुई तो ये हुई इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शंस करवाए, और अगर अदालतें करवाती तो शायद ये मामलात ना होते। अब इसी दौरान आप वो बयानात ध्यान में रखें जो रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर, और वो अब इसको मैं नहीं जानता कि वो इसमें आगे क्या होगा, लेकिन यह है कि उनके जो अल्फाज हैं वो ये कि जी अवाम का जो वोट था और ये कॉम्प्लिकेशंस थी, दे फेल्ड पाकिस्तान, अल्लाह ना करे पाकिस्तान फेल हो, लेकिन उनका ये रिमार्क्स बड़े सख्त थे। वो यकीनन ये कहना चाह रहे होंगे कि मैंडेट जो है वो, तो अब सवाल यहाँ पे जो है वो एक आइनी और कानूनी मामला है। इलेक्शन कमीशन के सामने ही जो है वो, इलेक्शन कमीशन में भी मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं। कुछ उसमें ये जो ऑर्डिनेंस आया है कि रिटायर्ड जज साहिबान होंगे, मौजूदा जो जो सर्व कर रहे हैं इस वक्त जज साहिबान वो होंगे। लेकिन ये जो बयान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, मुझे नहीं इल्म के इसके बाद ये क्या, इसके बाद क्या सूरत हाल होगी इन इलेक्शंस की। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको ये बात जो है ये अदालत के साथ तो बंदयाल साहब के वक्त में भी और अभी भी चीफ इलेक्शन कमीशन ही ज़िम्मेदार होता है इलेक्शंस का। तो उनका ये कहना कि अदालतें ज़िम्मेदार हैं, तो अगर अदालतें ज़िम्मेदार थीं उस वक्त की या उसके बाद भी, ज़ाहिर है कि एक कंटिन्यूटी में, मैंने आपसे कहा ना कि उस वक्त ही मामला चल रहा था क्योंकि बहुत पेचीदगियाँ थीं उस वक्त अदालतों पे भी, और तकसीम की बात भी आ रही थी, और बदकिस्मती के साथ कि जी बेंचेस, तो उसमें वो फिर ये था कि जी सुप्रीम कोर्ट करवाएगी तो उनको जो है वो इतराज़ होता, जो पीडीएम की जमातें थीं, फिर उसके बाद वो वही सिलसिला चलता रहा। फिर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने तो बल्कि आप समझें कि वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं हो पा रही थी, उन्होंने तो फिर इलेक्शन की तारीख अनाउंस की। ये पहले से चला आ रहा था मामला। तो अब जो यानी बज़ाहिर तो ये तासुर जा रहा है ना कि अब इसमें जो है, तो अब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप तारीख दें और इलेक्शन करवाएं, लेकिन ये चूँकि एक 90 दिन और उससे पहले एक मसला कि जी वो मुस्ताफ़ी हो गए थे, असेंबलियाँ टूट गई थी, फिर केयर टेकर कैसे, फिर टाइम ऊपर ही, तो ये एक मामला बहुत खिंचाव था, इलेक्शन से पहले भी था, बहुत ज़्यादा था, और वो इलेक्शन के बाद भी वो अदम इस्तेमाल। अब इस बयान के बाद मैं नहीं जानता कि इसको या तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बयान आया या इलेक्शन कमीशन के, आज हमने रब्ते की कोशिश की लेकिन बस जो बात उन्होंने कह दी है वो कह दी है। लेकिन ये ख़बर एक बड़ी मेरा ख्याल है कि ये जो रिमार्क्स हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के, तो अगर ये ऐसा हुआ है तो ब्यूरोक्रेसी को दिया गया, तो वो कह रहे हैं कि जुडिशरी ने उस वक्त की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से बात की थी, तो फिर वो तो कंटिन्यूटी, ज़ाहिर है वो जज साहिबान भी मौजूदा, अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करती है और क्या सूरत हाल होती है। लेकिन बहरहाल ये रिमार्क्स जो हैं ये मज़ीद पाकिस्तान के अंदर जो उलझाव है इस वक्त, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की इस गुफ्तगू के बाद उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। तो बाकी अब यह है कि अदालतों में फ़ैसला है, अदालतें ही इसको देखेंगी और चीफ इलेक्शन कमीशन ही इसको देखेगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने किया सारा, तो फिर वो पिटिशन भी वही सुन रहे हैं, तो फिर ये क्या, मुझे नहीं पता कि इसकी फिर आइनी और कानूनी क्या हैसियत होगी आने वाले दिनों में। मुख्तलिफ जो मामला चल रहे हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी तो काम करके चली गई, अपना अपना उन्होंने रिपोर्ट कर दिया होगा, वापस चली गई, तो अब कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो एक बहुत ही पेचीदा मसला है। वो ब्यूरोक्रेसी मुस्तकिल तो नहीं थी ना, वो ड्यूटी करने आए, वो चले गए, तो अब ये कि वो कैसे होगा। अबे अदालतें भी मौजूद हैं, चाहे वो जजेस रिटायर्ड हों या अभी काम कर रहे हों, वो तो मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी आई काम करके चली गई, तो वो अब ये एक हवा में मामला है कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या जो है स्टेटमेंट, और उसके ऊपर वो तो अपनी जगह कायम है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई इसको वजाहत नहीं की, तो ये मेरे ख्याल से मज़ीद इसकी थोड़ी सी अगर अगले 24-48 घंटों में इसकी वजाहत हो जाए कि ये क्या उलझाव है जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझ रहा है, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई वजाहत आए कि भाई ये क्या मामला हुआ बीच में, ब्यूरोक्रेसी, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि बहुत ही तारीख ही नहीं आ रही थी इलेक्शंस की,
तो वो और उसके बाद भी वो 45-47 का एक मामला चल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी फिर ब्यूरोक्रेसी पे होगी, किस पे होगी, कैसे उसको सुना जाएगा, क्या होगा। तो एक पेचीदगी जो है वो इलेक्शन कमीशन में इस वक्त उनके इस बात के बाद मेरा ख्याल है कि उन्होंने 77 और 2024 ये कहा है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे हम ये इस बहरान से निकलते हैं जो ऑलरेडी एक मौजूद है। और मैं ये बार बार बात कहता हूँ कि ये इस वक्त हमारे जो रियासत के इश्यूज़ हैं उनमें सिक्योरिटी और वो सोशल अनरेस्ट, ये सोशल अनरेस्ट है जो आपने देखा वो कराची में एक हर रोज़ एक ख़बर आती है कि ये मोबाइल फ़ोन छीनते हो। अच्छा, वो छीनते हैं, मांगते हैं मोबाइल फ़ोन, फिर उनको दे दिया जाता है मोबाइल फ़ोन, उसके बाद वो गोली मार देते हैं। और वो ये जो एक वो जो नौजवान बच्चा एक जो है उसका उसको जो है उसको शहीद किया, तो उसके बाद उसके जो मारने वाले हैं वो पकड़े हैं गालिबन बलूचिस्तान में कहीं से। वो एक्चुअली असल में फिर कच्चे के इलाकों में निकल जाते हैं। तो ये जो है ना, इस सोशल अनरेस्ट और ये यानी आप समझें कि वो एक होता है ना, अदारे एक्टिव हों मुकम्मल तौर पे, इदारों से मुराद सिक्योरिटी फोर्सेज, अगर आप देखें तो मजमूई तौर पे वो एक्टिव भी हैं। पुलिस अपनी जाने दे रही है, ठीक है, पकड़ भी रहे हैं केसेस को। इसी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इसी तरह फौज पाकिस्तान वो हैं। लेकिन ये जो सोशल अनरेस्ट है ना, ये बराह रास्त आपका ऐसे मुंसलिक है आपकी गवर्नेंस से और आपकी मईशत से। और जो मतलब ज़ाहिर है कि अगर बिल देने के लिए पैसे ही नहीं है और लोग अपने असासे बेच रहे हैं और कि भाई बिल चला जाए इस महीने का, और घर का यार ये सामान बेच दो तो महीने का बिजली का बिल चला जाए, अगर ऐसी सूरत हाल क्रिएट होने शुरू हो जाए और अभी बजट नहीं आया और 12 तारीख को बजट आएगा, उससे पहली मेरी मेमोरी में नहीं है इस तरह से कि कोई उससे पहले प्री बजट सेमिनार्स, कोई डिस्कशंस, कोई जो है वो मुलाकातें जैसे होती हैं ना मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात के साथ, चैम्बर्स के साथ मुलाकातें होती हैं, बहुत फ़ाल होता है जो वजारत ख़जाना है। वो मुख्तलिफ लोगों की इनपुट्स ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही होती हैं, किस तरह से क्या क्या। अब ये कि दो रोज़ बाद बजट है और उस पर कोई, मैंने कभी नहीं देखा पीपल्स पार्टी के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, पीटीआई के दौर में, हमेशा बजट के ऊपर जो है ना वो एक इनपुट्स होती हैं। और एक बल्कि एक वक्त में तो बड़ा प्रॉपर शेडो बजट्स आते थे दूसरी पार्टियों के भी। एमक्यूएम निकालती थी, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होती थी वो देती थी, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून भी देती थी, पीटीआई। एक होता था हमेशा कि जी ये हमारा माशी प्लान, हमेशा। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि बजट से पहले अगर डिस्कशंस हो रहे हैं तो वो मीडिया करवा रहा है लोगों से, लेकिन उसका वो जो एक होता है ना कि कोई किसी किस्म का एक कि भाई बजट आना है तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वो 2 रोज़ के बाद बजट है, तो 12 तारीख को 2-3 रोज़ के बाद, तो उसमें कैसे क्या, वो बिल्कुल एक सवालिया निशान है। और बिल्कुल उस पर जो है ना एक सन्नाटा सा है कि भाई बजट में क्या होगा, सवाए इसके कि वो जितने टैक्सेस आने हैं वो आने हैं और बस वो बना बनाए सामने आ जाएगा। तो एक लॉन्ग टर्म मईशत तो आपने ठीक करनी है मुल्क की, और मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं करेंगे जब तक आप ये किसी न किसी किस्म, देखें जब आप बात करते हैं ना आप अकाउंटेबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप शख्सियात 1 2 3 4 5 शख्सियात जो है ना, पूरी जो कोई पॉलिटिशियन है या कोई किसी अदारे से उसका ताल्लुक है, देखिए ना ये सारी जो चोरी चकारी होती है बिजली की, तो इसमें कहीं ना कहीं तो सिस्टम के अंदर मौजूद लोग होने हैं ना। मैं मिसाल दे रहा हूँ, खूंटे लगे हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि वो खूंटे अगर ना लगाएं और बिजली चोरी ना करें तो वो लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते। तो तरीका क्या होता है कि ये जैसे टैक्स आएंगे ज़्यादा लगेंगे तो इस सिस्टम में करप्शन का रेट बढ़ जाएगा, चोरी होती रहेगी, करप्शन का रेट बढ़ जाएगा कि भाई अब तो देखें ना ये हो गया, तो करप्शन का रेट बढ़ जाएगा। जो करप्शन ले रहे हैं, जो पैसा खा रहे हैं नीचे बेचारे, मैं बेचारा किस लिए कह रहा हूँ कि वो भी मुसीबत के मारे हुए, वो भी अगर अपनी सरकारी तनख्वाह पे जाएँ तो वो भी कुछ नहीं उनका गुजारा होता। तो वो एक पूरा चेन रिएक्शन चलता है, और ऊपर एक एलीट क्लास बैठी हुई है जो कि ये तमाम चीज़ों की जो है ना ऊपर से लेकर नीचे तक, जो IPPs को पैसे बिजली लें ना लें डॉलरों में देने हैं, ये देना है वो, इसको आपने कहीं ना कहीं रोकना है। मैं कहता हूँ ना कहीं इसको रोकना है। और ये जो है ये अब एक अजीब सा बयान है उनका, तो हम इंतज़ार करते हैं कि इसकी वजाहत हो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या ये है कि अदलिया की तरफ से, तो फिर हम इसे बात करते हैं। लेकिन मज़ीद इसके नतीजे में जो बेचैनी है वो बढ़ गई है। अच्छा, चाइना का दौरा
करके शहबाज शरीफ साहब की वापसी आज हो गई है, गालिबन हो जाएगी किसी वक्त भी। और देखते हैं कि वहाँ से पाकिस्तान के मामला जो हैं, दो तरह के हमारे हैं चाइना के साथ मामला। एक तो अच्छा, ये सी पैक से पहले भी चाइना से, मतलब ये सी पैक प्रोजेक्ट से पहले भी चाइना हमारा जो है ना वो एक हमेशा, और सी पैक आने के बाद तो फ्लैगशिप, और उसके बाद तो जैसे मैंने कल भी बात की कि ये अब देखना ये है कि अपग्रेड करने की जो बात हो रही है वो अपग्रेड कर, एक तो ये है कि उसका फेज़ 2 जो पहले का था वो सारा वो जो भी उसके होना था, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि वापस आने के बाद जो है वफूद में जो शामिल शख्सियात हैं वो ये बताएं कि अपग्रेडेशन, क्योंकि जियो पोलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है 2015 में या उसके बाद, उससे पहले जब ऐलान हुए थे सारे, उसके बाद जियो पोलिटिकल जो एक सिनेरियो है पूरे रीजन का, जिसमें सेंट्रल एशिया है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, जिसमें ईरान है, जिसमें और इशू हैं ममालिक, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में फ़ौजें मौजूद थीं अफ़गानिस्तान के अंदर, और उनका ज़ाहिर है कि एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था उनका सेंट्रल एशिया से लेके, और वो ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के चारों तरफ था, पाकिस्तान समेत, यानी यहाँ पर भी दहशतगर्दी और ड्रोन अटैक्स और ये वो सारा। तो अब ये इसकी अपग्रेडेशन कैसे होगी सी पैक की, और सी पैक की के साथ अगर मामला आगे जाते हैं तो फिर IMF के साथ जो है, IMF के पास भी हमने जाना है एक लॉन्ग टर्म उनके साथ एक मुआहदा करने के लिए यकीनन जाना है। तो फिर ये उसमें बहुत कुछ यहाँ पे, ये जो सियासी बेचैनी है इसको हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। अच्छा, तो इस पर बाद में बात करेंगे, देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। लेकिन दूसरा जो एक बहरान है, अब वो बहरान अपनी नई शक्लें ले रहा है, और नई शक्लें वो मैं बार बार कहता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ से गज़ा में जो कुछ हो रहा है और होता जा रहा है तवील अरसे से, यहाँ से वो अपना एक रंग लेगी, क्योंकि जितनी भी दुनिया भर में इस वक्त जहाँ पर जो भी मीटिंग हो रही है वहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है कि भाई गज़ा, क्योंकि गज़ा का जो ये जो सारा सिलसिला है, पहले तो ये था कि शायद यूक्रेन की जंग जो है वो चली जाए और यूरोप को इफ़ेक्ट करे, लेकिन ये अभी नथी हो गए हैं सारे मामला। अच्छा, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन हैं वो आज गालिबन किसी वक्त पहुँचेंगे मिडल ईस्ट, आज या कल से वो उनका जो सरकारी दौरा है वो शुरू होगा 10 तारीख से, और उसमें जो जिन ममालिक को वो आ रहे हैं वो ज़ाहिर है फ्रांस में, वहाँ पे जो नॉर्मंडी D-Day की तकारीब हुई हैं, प्रेसिडेंट बाइडन अभी वहीं पे हैं और फ्रांस में ही, और ये जो स्टेटमेंट है US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जब रवाना हुए तो फ्रांस, इजिप्ट, अच्छा इजिप्ट वो आएंगे, इसराइल, ये 6 स्लाइड हम दिखा सकें, जॉर्डन, कतर एंड इटली, तो ये जो है ये यहाँ का वो 3 रोज़ वो रहेंगे अभी तक जो इतलात हैं। इस दौरान वो इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और कतर। जॉर्डन में तो वो जो मैंने आपसे कहा था कि एक गज़ा की डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें जो है वो गालिबन पाकिस्तान से जरदारी साहब जाएंगे या शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, कोई ना कोई यहाँ से जाएगा, हो सकता है डॉक्टर साहब चले जाएं, जैसे आज D8 की जो समिट थी वो इस्तांबुल में थे। तो ये देखना है कि यहाँ पे कौन जाता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई नुमाइंदगी होगी। अच्छा, मैं इससे पहले कि यहाँ पे आऊँ, एक बड़ी कि आज इसराइल में क्या हुआ है, उन्होंने 4 यरगमालियों को रिहा करवा लिया। मैं ये फ्रांस के हवाले से ज़रा एक बात कर लूँ कि वहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं अब पेरिस पहुँचे हैं। पहले तो यानी फ्रांस में ही थे, लेकिन वो जो तकारीब ख़त्म हुई D-Day 6 जून 1944, जिसके ऊपर हमने बड़ा डिस्कस किया कि वहाँ पे दूसरी जंग अजीम में जो वेस्टर्न फ्रंट था वो खुला, क्योंकि वहाँ से फ़ौजें एंटर हुई और हिटलर जो थे वो अल्टीमेटली उनको डिफीट हुई, नाजी जर्मन्स को। इसमें ये नॉर्मंडी का बहुत बड़ा रोल है उसका। लेकिन जो अच्छा, अब वो पेरिस में हैं, अब वो बाकायदा स्टेट विज़िट पे वो प्रेसिडेंट मैक्रों के जो हैं वो स्टेट विज़िट पे हैं, और जो उसके साथ ही जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जाहिर है कि जो प्रेसिडेंट बाइडन और मैक्रों के, यानी यूरोप को इस वक्त मैक्रों जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं कि यूक्रेन, नेटो, EU और यूक्रेन की जो जंग है उसमें यूरोप का रोल, उसको वो बहुत ज़्यादा
प्रोमिनेंस, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट मैक्रोन के लिए कि यूरोप जो है वो, और यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अजीब हैं। यूरोप और अमेरिका की जो तारीख़ है जी। वो बड़ी अजीब है, और वो अजीब इस तरह से है कि अब मुझे नहीं पता कि ये ताल्लुकात का आगाज़ कैसे किया जाए, कहाँ से ये जो है ना शुरू किया जाए कि फ़्रांस और अमेरिका के ताल्लुकात अगर हिस्ट्री में जाएं तो कैसे शुरू करें। ये सारे के सारे जो हैं ये कॉलोनीज़ थी, यानी कोलंबस पहुँचे थे स्पेन से, फिर पहुँच गए फ़्रांस, फिर पहुँच गया बरतानिया, तो एक दौर ऐसा था कि अगर हम नक्शा उस दौर का देखें तो सबसे बड़ा जो अमेरिका का इलाका था वहाँ फ़्रांस था। यानी ये यूरोप वहाँ के तो लोकल्स को तो ख़त्म कर दिया ना, वो जो मतलब मकामी बाशिंदे थे वो तो फारिग कर दिए सारे, ठीक है। जो ये जो वेस्टर्न से मुराद ये वो जो पुराने काउबॉयज़, और उसमें आप देखें ना वो हमेशा वो जो बने होते हैं विलन्स, तो वो मकामी लोग आ रहे हैं और जनाब वो अगवा कर रहे हैं और आदमखोर हैं और फलां ढिमा, वो बेचारे अपनी आज़ादी के लिए। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी बनती रही हैं वाइल्ड वेस्ट और इस तरह की जो फिल्में। अब इशू ये सारा कि वो जो ये अगर मैप देखें ना 1750 का मैप, तो 1750 में ये है कि जनाब जो अमेरिका है, तो ये अमेरिका का जो ग्रे ये आप देखें, सॉरी जो ब्लू पार्ट है, ब्लू, ये फ्रांस है, और उसके बाद जो नीचे ऑरेंज है ये बरतानिया है, और जो एक येलोइश सा है वो स्पेन है। अच्छा, ये टेरिटरीज आ गई, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा फ्रांस है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दौर ऐसा था दुनिया में जो सबसे बड़ी जो कॉलोनीज थी किसी एम्पायर की, तो वो फ्रांस की थी। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने तक ब्रिटेन के बाद फ्रांस सबसे ज़्यादा दुनिया में उसकी कॉलोनीज थी। ये जो हम कहते हैं ना लीवांत और ये मशरिक़ वस्ता के ममालिक और अफ्रीका, और ये तो सबसे ज़्यादा फ्रांस था। फिर बरतानिया ऊपर आ गया फ्रांस से, और लेकिन ये कि बहुत बड़ा इलाका फ्रांस के पास था। अब ये सारे पहुंच गए, स्पेन पहुंच गया उधर, जनाब सब ने उधर कॉलोनीज बना ली, बरतानिया पहुंच गया, और इस सारे मुल्क पहुंच गए, फ्रांस पहुंच गया। उसके बाद ये हो गया हुआ कि जो यूरोप में लड़ाई होती थी ना, उसका असर वहाँ होता था, यानी उसकी जो एक फ्रंट यहाँ होता था, एक फ्रंट वहाँ खुलता था। अब जनाब क्या हुआ कि वो वहाँ पर जो 13 रियासतें थीं, उन्होंने उनका झगड़ा हो गया बरतानिया के साथ। अच्छा, वो भी यूरोप के लोग थे, वो यूरोप के लोग थे, 13 रियासतें थी। उन्होंने कहा हम टैक्स जो है वो लंदन की पार्लियामेंट को नहीं देंगे, टैक्स हमारा इधर ही खर्च होगा, इधर ही पैसा लगेगा। ये वो जो बरतानिया वाला जो ब्लू पार्ट आपको नजर आ रहा है, जो नीचे सॉरी रेड पार्ट नजर आ रहा है, इनके साथ लड़ाई हो गई उनकी, लोग जो यानी लोकल लेकिन यूरोप के लोग ही, यूरोप के लोग ही, उनके साथ लड़ाई फटा पड़ गया, पेचा पड़ गया। उसमें कोई बरतानिया का था, कोई आयरलैंड के थे, कोई इधर के थे, उधर के थे, वो पेचा पड़ गया उनका। अब ये जो लड़ाई हुई, इसमें इसका 7 साल की लड़ाई के बाद ये हुआ। इससे पहले 7 साल तक फ्रांस लड़ता रहा, तो फ्रांस का असर बड़ा कम हो गया था, बरतानिया बड़ा हावी आ गया था, ठीक है। अब ये यूरोप लड़ रहा है, ये ज़हन में रखें, अमेरिका पे कंट्रोल करने के लिए यूरोपियंस लड़ रही है, यूरोपीय ताकतें लड़ रही हैं, फ्रांस, स्पेन, इसमें अच्छा जो है वो जर्मन्स भी कूदे हुए हैं, इसमें क्रोएशिया भी कूदा हुआ है, वो जो यानी क्रोएशिया जो भी जर्मन्स वो भी कूदे हुए हैं सब। अब वो जो यूरोप की लड़ाइयाँ हो रही हैं वो इधर भी हो रही हैं। इन्होंने कहा हम तो टैक्स नहीं देंगे उधर, तो फ्रांस ने खामोशी से 13 रियासतों ने जब 4 जुलाई 1776 को ऐलान किया कि हम आज़ाद हो रहे हैं, और हम ये बरतानिया जो नीचे बाकी रियासतें हैं हम उनसे आज़ादी का ऐलान करते हैं, तो फ्रांस उस वक्त असला पहुंचा रहा था उन 13 रियासतों को, क्योंकि फ्रांस का असर कम हो गया था और वो लड़ रहे थे बरतानिया के खिलाफ। और ये 4 जुलाई फिर अमेरिका का यौम आज़ादी बन गया। तो असल में अमेरिका ने जो आज़ादी हासिल की है वो बरतानिया से की है यानी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अमेरिका ने जो आज़ादी हासिल की, 4 जुलाई को उन्होंने कोई, तो ये 13 रियासतों ने उनका जो एक वो जो और उस पर जो 56 डेलीगेट्स आए हुए थे उन सब ने साइन किए, उनको फाउंडिंग फादर्स कहते हैं।
तो उस अब इशू ये है कि अगर कोई पूछे कि भाई अमेरिका ने आज़ादी किससे हासिल की, तो ये बात कहते हुए कितना अजीब सा लगता है कि जी अमेरिका ने आज़ादी जो है वो बरतानिया से हासिल की थी 13 रियासतों ने कहा था, तो बताते हैं खामोश खामोश, ज़्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आज़ादी हासिल की थी बस, ठीक है किससे हासिल की थी ये इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो वो 13 रियासतें हुई, वहाँ पे फिर जो है वो जाहिर है कि और रियासतें बढ़ती गई और फिर अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन फट तो फ्रांस के ताल्लुकात में तो ना कि शुरू कहाँ से किया जाए, मतलब ये हिस्टोरिकली बड़ा मुश्किल है इसको डिफाइन करना। एनीवे तो लेकिन अब जो डिस्कस हो रहा है, जो प्रेसिडेंट बाइडेन मौजूद हैं प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ, तो यहाँ यकीनन डिस्कस होता है यूक्रेन और नेटो, और उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप अगर आ गए तो क्या करेंगे। मतलब ट्रंप जो हैं उन्होंने एक बहुत अजब बयान दिया पिछले दिनों, अगर मैं 8th स्लाइड यहाँ दिखा दूँ, एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर रहा हूँ। ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ही वंस टोल्ड अ नेटो अलाई टू पे इट्स शेयर और ही डिड इनकरेज रशिया टू डू व्हाट इट वांटेड। पैसे दो हमें ज़्यादा, वरना मैं रशिया से कहूँगा जो करना है दिल चाहता है आपके साथ करें। ये 8th स्लाइड कोट करें। अब यानी ट्रंप का जो व्यू है वो कुछ ऐसा व्यू है कि जिसको देख के मतलब ये यूरोप जो है ज़रा सोच रहा है कि भाई एक मिनट, ये ट्रंप साहब अगर तशरीफ उनकी वापसी हो गई तो ये क्या बनेगा। मतलब ट्रंप साहब तो कह रहे पैसे दो भाई, पैसे अपने डिफेंस पे खर्च करो, खुद हमने ठेका उठाया हुआ है अमेरिकन से। ये नारा बड़ा पॉपुलर है अमेरिका में कि भाई अमेरिका तो देखिए ना, मतलब उनके अपने क्राइसिस हैं, रिसेशन है, प्रॉब्लम, वो कहते हैं यार हम क्यों ये पैसा दें। लेकिन यूरोप एक बहरहाल अलायंस है, तो वो सब ये भी यकीनन डिस्कस होगा। प्लस ये कि डिस्कस होगा क्योंकि पेरिस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस एग्रीमेंट में, जो अल्टीमेटली एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इसराइल, हमास, कतर, जो इजिप्ट, बाकी मुल्क, वो सारे जो हैं वो उसमें पेरिस का रोल है, पेरिस एग्रीमेंट। जी। और पेरिस का बड़ा असर भी है स्टिल मिडिल ईस्ट के ऊपर, जो मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, खासतौर पे लीवान के इलाके और बाकी जो इलाके हैं। तो अब ज़रा वक्फा नहीं, तो मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसराइल ने 4 यरगमाली जो हैं होस्टेजेस, 4 होस्टेजेस उनको छुड़ा ली है हमास के पास से, सेंट्रल गजा से। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। 3 मर्द और 1 खातून। अब वक्फा नहीं, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या मौजूदा सियासी तनाव कम करने में नवाज शरीफ साहब जो है किरदार अदा कर सकते हैं? नवाज शरीफ साहब जाहिर है हुकूमत है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, लेकिन वो रोल उनका जो है वो कैसे कम कर सकते हैं इस कशीदगी में, ये बात अभी तक सामने नहीं आ रही। और क्योंकि जो खान साहब हैं वो तो उनसे बात नहीं करना चाह रहे, और ये अब जो अदालतों में और इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, बस मैंने आपसे कहा ना कि मईशत सबसे बड़ा इशू है कि बजट सामने कैसे आता है, और उसके नतीजे में एक सुकून मुल्क के अंदर एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी क्राइसिस, अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगी, देखें जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है ना, वो पहुँच रहे हैं, ये मशरिक़ी वस्ती में होंगे 3 दिन। 4 जो हमास के पास होस्टेजेस थे उनको इसराइली जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने रिहा करवा लिए, और बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा यकीनन, जिसमें वो एक खातून है 25 साल की, और 4 जो हैं वो हमास के पास जो होस्टेजेस थे 7 अक्टूबर से उनको रिहा करवा लिए, और उनको जो है एक बड़ा जश्न आज इसराइल में मनाया जा रहा है कि बड़ी एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है। इससे पहले फरवरी में एक छुड़ाया था यरगमाली, और एक यरगमाली जो है इसराइल की फ़ोर्स ने वो छुड़ाया था अक्टूबर में ही कहीं पिछले साल। तो ये जो है अब इसके बाद एक वहाँ पे अब एग्जैक्ट क्या है सिचुएशन, कितने होस्टेजेस रह गए हैं कितने नहीं, लेकिन एक बड़ा एक ड्रामाई मोड़ आया इस पर। हमास का कहना ये है कि ये इतने महीनों के बाद अगर टोटल 4 यरगमाली रिहा हुए हैं या 5 हुए हैं, तो ये और 15,500 तो बच्चे सिर्फ शहीद हो गए हैं वहाँ पे। और इस ऑपरेशन के दौरान भी कोई 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी जो हैं, जो CNN कह रहा है कि वहाँ पे उनके प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि हमने वहाँ पे मैयतें देखी उनकी। तो ये जो है, लेकिन इसराइल के अंदर एक बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है कि भाई वहाँ पर जो है आज जो बेनी गांज हैं, बेनी गांज जो कि कैबिनेट में हैं लेकिन हुकूमत में नहीं है,
यानी जंगी कैबिनेट जो 3 रुकनी बनी थी, जी। जिसमें गैलन थे, गांस थे और जो है वो नेतन्याहू थे। तो जो बेनी गांज है, उन्होंने ऐलान किया था कि मैं 8 तारीख को रह जाऊँगा। ये बेनी गांज जो है ये इसराइल की फ़ौज के सरबराह रहे हैं, यानी ये आर्मी ऑफिसर हैं। सही। बाद में सियासत में आ गए थे, ये वज़ीर दिफा बन गए थे और ये बड़े पॉपुलर, अगर पॉपुलर इसराइल में अगर आज इलेक्शन हो जाए तो ये जीत जाए शायद। तो इन्होंने कहा था कि 8 तारीख तक अगर ये दरमियान में ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर और ये सारे जो इसराइल का क्राइसिस था तो उसमें वो एनीवे ये जो है इन्होंने कहा कि मैं अलग हो जाऊंगा, इनके अलग होने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अमेरिकन ने लेकिन ये कहा है कि आप अभी अलग ना हो। आज इन्होंने कहा था कि मैं 8 जून को अलग हो जाऊंगा, तो ये जो यरगमाली रहे होंगे उसके बाद इन्होंने भी होल्ड कर दी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो इन्होंने नहीं की, अभी हुकूमत से अलग नहीं हुए। और सेक्रेटरी ब्लिंकन वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ पर जो है वो अमेरिकन ऑफिशियल्स कायरो में भी हैं, बाकी भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये जो होस्टेजेस रहा हो गए हैं, क्या इसे सीज़ फायर होगा, नहीं होगा, कैसे होगा? वो सीज़ फायर तो करना मस्ट है, उसके बाद फिर आप निगोशिएशंस में सब फ्लेक्सिबल हों और ये सीज़ फायर हो, या बजाय इसके कि मामला ख़राबी की तरफ जाएँ। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो एक अजीब बात है वो ये है कि हिजबुल्लाह और इसराइल का जो यानी नॉर्दर्न जो बॉर्डर है इसराइल का, और जो इसराइल लेबनान बॉर्डर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जंग तेज़ हो गई है। अच्छा, 2 अल्फाज ज़हन में रखें। एक तो हम गज़ा का मैप देखें तो गज़ा में एक जगह है जो कि वस्ती गज़ा में, जो कि नसीरात या इस तरह से उसको जिस तरह से भी उसका नाम लिखे, वो गज़ा में है। वहाँ पे शदीद बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं और इसराइल की फ़ौज वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है। और ये जो है, अगर हम गज़ा को दिखा सकें, गज़ा का मैप, तो ये हमें गज़ा के मैप में हमें ये जो है ये नज़ीरात का कैंप हमें दरमियान में नज़र आ रहा है। ठीक है, नज़ीरात का कैंप जो हमें देरुल बलाह कैंप के ऊपर हमें नज़ीरात का कैंप नज़र आ रहा है दरमियान में, यानी वस्ती गज़ा में। लेकिन एक दूसरा शहर है, वो इसराइल में है, वहाँ पर हिजबुल्लाह के ड्रोन गिरे आके, और वो जो जगह है उसका नाम है नासिरा या नसेरा, ये जो भी जिस तरह से भी उसको प्रोनाउंस करें। तो ये नसीरात, और अच्छा वहाँ हिजबुल्लाह सबसे, अगर कहीं गहरा यानी डीप इनसाइड, यानी बहुत आगे तक कोई मिसाइल आए हैं हिजबुल्लाह के अभी तक, तो वो ये नाजरा के इलाके में आए हैं। नाजरा ये वो नज़ीरात के साथ इसको नाम मिला है, ये है नाजरा। ये वो जगह है जो सबसे बड़ा शहर है, जो सबसे बड़ा अरब शहर है, यानी जो अरब सिटी ऑफ इसराइल कहा जाता है। और इसकी तारीख़ी हैसियत ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो एहतनामा जदीद है उसके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बचपन है वो यहाँ गुजरा, इसीलिए उनको जीसस ऑफ नाजरा कहते हैं। जीसस ऑफ नाजरा को जो यहाँ पर जो है वो यानी वो यहाँ पे उनका बचपन गुजरा। और ये जो इलाका, ये जो शहर है, ये मुक़द्दस जगहों में से एक है। तो यहाँ तक वो हिजबुल्लाह के जो मिसाइल आ रहे हैं वो यहाँ तक आ गए हैं। अब ये बिल्कुल आप समझें कि हैफा के एक तरफ और गज़ा से ऊपर नक्शे पे, लेकिन ये एक अलग जगह है जहाँ हिजबुल्लाह के आ गए हैं। और अब मुझे नहीं पता कि ये नज़रा का एग्जैक्टली इसका लफ्ज़ कहाँ से आया है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि नाजरा का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना वो देखना, किसी चीज़ को देखना, उर्दू में भी अक्सर इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो वहाँ से ये सारे अल्फाज मुख्तलिफ शहरों के निकले हुए हैं अरबी से। लेकिन यह है कि वहाँ तक हिजबुल्लाह, तो हिजबुल्लाह जो इसराइल बॉर्डर है वो भी, वहाँ पे भी जंग तेज़ हो गई है। ये गज़ा के अंदर मुस्तकिल एक, और सबसे जो एक बात इम्पॉर्टेंट हुई है वो ये कि यूनाइटेड नेशन ने इसराइल का नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और ब्लैक लिस्ट कर दिया है उन मुल्कों में डाल दिया है या उन ग्रुप्स के साथ डाल दिया है जो कि जहाँ पे वॉर क्राइम्स हो रहे हैं बच्चों के ख़िलाफ़ और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वहाँ पे उनका नाम ऐड कर दिया है, जिस पे बड़ा शदीद इसराइल के अंदर हंगामा है भाई, क्योंकि उसमें माली और अफ़गानिस्तान का नाम अभी तक उसमें है, उसमें यमन का नाम है। मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो खाना जंगी जहाँ पर बर्बरी हो, तो मेरे ख्याल से सीरिया का नाम भी है उसमें, और उसमें हमास का नाम भी है, इस्लामी, उसमें बोको हराम भी है, उसमें अलकायदा भी है। तो अलकायदा, दाइश, हमास, चले हमास वाले तो जंग लड़ रहे हैं ना, वो तो जो भी अपना उसको नाम देते हैं, लेकिन उसमें अलकायदा भी है, उस लिस्ट में इसराइल को भी डाल दिया।
अब जैसे वो आईसीसी और आईजे का फैसले थे ना कि उन्होंने कहा था कि हमास को भी हम वारंट निकाल रहे हैं तो नेतन्याहू को निकाल दो, अब वो इसराइल कह रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाएं, ये हमें अक़वाम मुत्तहिदा किसके साथ खड़ा करे ये इलाके, वो जो हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये वर्जीनिया गैम्बा, ये वो जो इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से, इन्होंने रिपोर्ट लिखी है, बड़ी कमाल की खातून है, और अक़वाम मुत्तहिदा में ये कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स और चिल्ड्रन की जो सेफ्टी है उसको ये देती, ये अगले हफ्ते पेश करने जा रही है रिपोर्ट, बड़ी इंडिपेंडेंट, बड़ा इनका नाम, इन्होंने नोबेल प्राइज़ शेयर किया हुआ है 1995 में, तो वो जो है वो उन्होंने रिपोर्ट लिख दी, इसराइल का नाम डाल दिया उसमें, तो अब उसमें यमन और ये मुल्क सारे जिनमें खाना जंगी और साथ ही क्राइम हुए हैं, तो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि भाई सीज़ फायर होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, हमास पे बिल्ड हो रहा है कि भाई ये अब वो इसराइली पोजीशन में आ गया कि ये हमारे निकाल रहा है तो जल्दी सीज़ फायर करो, जल्दी करो, जल्दी करो, सीज़ फायर निगोशिएशंस, फ्लेक्सिबिलिटी, लोग मतलब ये कि अब ये इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो कि आ रहे हैं तो वो सबको आराम से, और जो कायरो के अंदर भी बात चल रही है कि भाई ये मतलब अब जो भी कुछ होगा वो फाइनल होगा, मतलब इससे आगे अब मेरा ख्याल है इसको खींचना, क्योंकि ज़ाहिर है सेक्रेटरी ब्लिंकन बार बार आ नहीं सकते, और ये जो वहाँ पे इलेक्शंस में जा रहे हैं, और उससे पहले ज़रूरी है कि एक तो यूक्रेन के अंदर कोई पीस एग्रीमेंट हो, वो तो यूरोप सोच रहा है ट्रम्प ना आ जाए, और दूसरा ये मसला हल हो, और ये नहीं हल होता तो ये जो पहली डिबेट होने जा रही है प्रेसिडेंशियल डिबेट, इसमें आप समझें कि इसका टॉपिक ही पहली दफ़ा जो है ना फॉरेन पॉलिसी इस तरह डिस्कस होगी, ख़ास तौर पे यूरोप की जंग और ये जंग, जो क्योंकि ट्रम्प कहते हैं ना कि मेरे दौर में कोई जंग नहीं शुरू हुई, मेरे दौर में कोई जंग शुरू नहीं हुई, ट्रम्प ये बहुत बड़ा क्रेडिट लेते हैं, और देखो मैं गया तो उसके बाद यूक्रेन भी हो गया, पीछे ये हो गया, पीछे वो हो गया, तो अब ये है कि इसको सीज़ फायर होना अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है, इंसानियत के लिए भी ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।